बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, महकमा कानून की जानब से एक इंतहाई मतनाज़ा कानून पास कर दिया गया है। ये कानून क्या है, इसके क्या नुकसानात होंगे, इसके ऊपर आज बात करेंगे। महकमा कानून की जानब से एंटीक्विटीज़ एक्ट का तरमीमी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के ज़रिए अब क्या होगा, क्योंकि जितनी भी तारीखी विरसा रखने वाली इमारत है अब उसको किराए पर दिया जा सकेगा। कोई भी शख्स उसका किराया देकर वहाँ पर तकरीब रख सकता है। अचानक ये ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके पीछे मुहरकात क्या हैं, क्योंकि अचानक जल्दी जल्दी ये एक्ट पास कर देना और तारीखी जो विरसा है, जो तारीखी इमारत है, उसको किराए पर देने की क्यों ज़रूरत पड़ी। और इससे यकीनी तौर पर इमारत की बर्बादी का सिलसिला तो शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त क्या सारे कदीमा की हालत दुरुस्त है या खस्ता हाल है, क्या वहाँ पर काम वैसे किया जाता है, पंजाब गवर्नमेंट उसके ऊपर पैसा लगा रही है, क्या इसके लिए इकदाम भी किए जाते हैं, या सिर्फ ये एक तरमीमी महकमा कानून की जानब से एक तरमीमी एक्ट पास करके इस तरह का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। क्या इससे आप रेवेन्यू कमाना चाहते हैं? तो इसके ऊपर आज बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है हमारे कानूनदान चौधरी शोएब सलीम साहब, वेलकम कहते हैं उनको प्रोग्राम में, और सीनियर सहाफ़ी अदरीस शेख साहब, उनकी जो स्टोरी है उनसे बात करेंगे। शेख साहब, सबसे पहले ये एक्ट का बता दें, ये पास करने की ज़रूरत क्यों पड़ी महकमा कानून को? जी बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। उसमें गुजारिश ये है कि ये एंटीक्विटीज़ एक्ट है 1975 का, ये बड़ा एक अहम तरीन कानून रहा है। इस सिलसिले में जो तमाम तारीख़ी इमारत हैं उनकी देखभाल, उनकी हिफाजत के हवाले से जो तमाम तर इक़दाम किए जाते हैं वो भी इसी कानून के तहत किए जाते हैं। अगर हम कुछ माजी में जाएँ तो आपके इल्म में होगा, मुल्क की पहली लाइट रेल और इनलैंड मेट्रो ट्रेन मनसूबा शुरू किया गया, तो इस सिलसिले में 11 मुकामात थे जहाँ पर अदालत आलिया जो है उसका हुक्म इम्तनाई आया था, और वो ये एंटीक्विटीज़ एक्ट के तहत ही हुक्म इम्तनाई दिया गया था, जिसकी वजह से सुबह पंजाब को अरबों का नुकसान तो करना पड़ा, लेकिन जो है उन इदारों जो तारीखी मकामात हैं उनके तकद्दुस को, उनकी तारीखी अहमियत, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। तो अब इसी सिलसिले में इसमें अब तरमीम कर दी गई है, और तरमीम के तहत जो हड़प्पा जो एक बहुत बैनुल-अक़वामी जो है उसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि इसके बारे में यूनेस्को की जानिब से एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल जो वैल्यू है वो हड़प्पा की बहुत ज़्यादा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में वादी सिंध की तहजीब में उसकी अहमियत है, वहाँ के बागात हैं, हिरन मीनार है, इसी तरह से प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स हैं, लाहौर का शाही किला है, बादशाही मस्जिद है, हुजूरी बाग। तो अब ये जो एंटीक्विटीज़ एक्ट में तरमीम की गई है उसके तहत अब कोई भी जो शख्स है वो कुछ रकम देगा और रकम देकर तकरीबात का इनेकाद कर सकता है। तो अदरीस शेख साहब, क्या पर्पस ये तो नहीं है कि रेवेन्यू इकट्ठा करना? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, और जब से ये अगर लाहौर के शाही किले की बात की जाए, इसका इंतजाम वॉल सिटी अथॉरिटी को दिया गया, तो रेवेन्यू वो ज़्यादा इकट्ठा करें, बल्कि उन्होंने एक तो टिकट्स बढ़ा दिए, इसके अलावा अगर शाही शीश महल जो लोग देखने हैं तो उसकी अलग से टिकट रखी गई है। रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा करें, लेकिन मेरी गुजारिश इसमें यह है कि शायद ये वो मामला है कि इमारत की जो तारीखी अहमियत है वो इंपॉर्टेंट है या रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है। अगर तो वहाँ पर कोई किसी तकरीब का इनेकाद करके अगर उस इमारत को नुकसान पहुँचता है तो शायद उस रेवेन्यू को अहमियत नहीं देनी चाहिए, उस लाखों रुपए को अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो बेशकीमती वो तारीखी इमारत है, वो मुकाम है, और उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में एक बड़ी खास किस्म की बात है कि एक बफर जोन बनाने का भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जाने से ये इंस्ट्रक्शंस की जाती हैं, क्योंकि शालामार बाग और लाहौर फोर्ट के लिए फंड्स आते हैं यूनेस्को की जानिब से पंजाब हुकूमत को, तो ये बफर जोन तक तो नहीं बनाया जा सका। जैसे हम शाही किले ही की बात कर लें, शाही किले की एक दीवार जो लारी अड्डे की तरफ है, वहां पर हम देखते हैं कि उस दीवार में और मेन रोड में चंद फीट का फासला है, चंद फीट का, कि अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा कोई भी गाड़ी अगर वहां पर दीवार को हिट करती है तो वो उसी शाही किले की दीवार को उड़ा कर रख देगी। वहां पर तो इस तरह के इकदाम नहीं किए जाते। और अब ये जो लाया गया है, ये जो कानून में तरमीम की गई है, इससे पहले अगर हम देखें तो इसी कानून में ये था कि जिस मकसद के लिए ये इमारत हैं सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस सिलसिले में एक अहम तरीन बात मैं मजीद उसमें इजाफा करना चाहूंगा। इस सिलसिले में अदालत आलिया में लाहौर हाईकोर्ट में केस आया। उस केस में महकमा सारे कदीमा के मुलाजमीन थे जो कि पटिशनर थे, और उनकी जानिब से यह कहा गया कि वॉल सिटी अथॉरिटी के कुछ अफसरान हैं जिनकी जानिब से शाही किले में और हजूरी बाग में फंक्शंस करने की इजाजत दी है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई शुरू की गई, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गई, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से लेटर भी लिखे गए बड़े सख्त जुबान में,
उसके बाद ये एक तरमीम आती है और इन ये जो दोनों मुलाजमीन थे वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी की, उनकी तरफ से माफी भी मांगी जिसको अदालत ने मंजूर करते हुए केस निपटा दिया है। लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी अजीबोगरीब है, इसकी टाइमिंग बड़ी खतरनाक है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको अचानक वहां पर, क्योंकि अगर वहां पर खाने का भी अगर कोई चीज जाएगी, शीश महल का इतना वो हसास किस्म की वो जगह है, उसकी दीवारें इतनी कीमती हैं जो कि पूरी दुनिया में अपनी वाहद मिसाल है। जो लाहौर जो किले का शीश महल है उसकी दीवारें हैं, शीशे लगे हुए हैं, वो जो संगे मरमर है। अब अगर वहां पर एक को गिरा दीजिएगा, फंक्शन की आपने इजाजत दी है, जो वहां पर फंक्शन करने के लिए नुकसान तो हो सकता है। जी बिल्कुल, ये नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा इससे। अच्छा, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी है, इसके बावजूद फिर दोबारा ये सारा कुछ कर दिया। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में प्रोसीडिंग शुरू की थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जिन मुलाजमीन के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू की गई, जिनके खिलाफ ये की गई थी, उन्होंने माफी मांग ली, तहरीरी तौर पर अदालत से माफी मांग ली और अदालत ने माफी जो है इसको कबूल कर लिया, ये केस को निपटा दिया। अब उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट, इंतहाई इज्जत, इंतहाई माजरत के साथ ये गुजारिश करूंगा, सबसे बड़ी रुकावट ये थी, या जो सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन थी, जिसको वजह तनाजा या झगड़े की वजह बताया जाता है, वो ये था एंटीक्विटीज एक्ट के वो आपको बाउंड करता है, वो आपको पाबंद करता है, तकरीबात का इनेकाद नहीं कर सकते। रातों रात ये एक तरमीम लाएगी, उसके तहत ये रातों रात से मकसद ये है कि आप ये इसका पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया अमेंडमेंट का। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में प्रोसीजर पूरा अडॉप्ट किया गया और उसके बाद इसका गजट नोटिफिकेशन हुआ है, वो तकाजे तमाम पूरे किए गए। लेकिन पंजाब असेंबली में सारा कुछ डिस्कशन हुई है। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में ये जो है इसको ड्राफ्ट किया गया और उसके तमाम तर जो इसकी वो फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको पूरा करने के बाद हैरानगी की बात है कि अपोजिशन के ऊपर, अपोजिशन ने भी इसके ऊपर कोई वहां पर शोर नहीं डाला जब ये एक्ट पास हुआ पंजाब से। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में शोर डालना चाहिए, क्योंकि ये जो लाहौर का शाही किला हो, लाहौर पंजाब का हिरन मीनार हो, हड़प्पा हो, बाग के बागात हो, शालामार बाग हो, ये शायद वो चीजें हैं जो कि हमारी तारीख का बड़ा अहम तरीन हिस्सा है और उनको बेहतर कंडीशन में से बेहतर कंडीशन में। अच्छा, इनकी हालत के ऊपर भी आपसे बात कर लेंगे, लेकिन चौधरी शोएब सलीम साहब को भी साथ ऐड करते हैं। चौधरी साहब, बताइएगा कि आप इस कानून को कैसे देखते हैं? मियाँ साहब, पहले तो मैं ये बात बताऊं कि ये जो एक्ट है इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं की गई। ये जो रूल्स फ्रेम होते हैं, जिसको सेक्शन 37 है एंटीक्विटीज़ एक्ट 1975 का, वो गवर्नमेंट को ऑथोराइज़ करता है कि आप रूल्स फ्रेम कर सकते हैं। तो सेक्शन 37 के तहत जो थे, जो 2013 के रूल थे वो अमेंड किए गए और जो रूल स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही रूल अमेंड किया गया। जो रूल अमेंड हुआ वो रूल नंबर 22 है। उस रूल को इस तरीके से अमेंड कर दिया गया कि जो डीजी है, आप उसको कोई भी, अगर आप जो वर्ड यूज़ हुआ है वहाँ फंक्शन है कि ऐसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स हैं, वहाँ आपको फंक्शन करने की इजाज़त दी जाएगी। अब जो लफ्ज़ फंक्शन है उसको डिफाइन नहीं किया गया। यानी वहाँ पे कोई शख्स अपना वलीमा भी रख सकता है? जी बिल्कुल रख सकता है, वो वलीमा भी रख सकता है, मेहंदी भी रख सकता है, वहाँ शादी भी रख सकता है। और साथ ये रख दिया कि जी डीजी परमिशन देगा सब्जेक्ट टू कि जी आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस उसकी क्या है और वो उसको इजाज़त दे दे। अब क्वेश्चन ये तो लगता है कि शोएब साहब एक रास्ता निकाला उन्होंने अपने बंदों को नवाजने के लिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली मियां साहब, आप ये बात ठीक कह रहे हैं बेसिकली। और ये साथ कह दिया गया कि जी पॉलिटिकल फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल आदमी अपनी बेटी की शादी वहाँ रखना चाह रहा है और वो आपको पेमेंट भी कर रहा है और वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के वहाँ लीडर आ जाते हैं, तो फंक्शन तो वो पॉलिटिकल हो गया, क्योंकि वो शादी तो है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर सारी ये क्या म्यार होगा कि अगर किसी को चेक करना है ये बंदा पॉलिटिकल है या पॉलिटिकल नहीं है? ये आपने बहुत अच्छा मियां साहब सवाल किया कि क्या चीज़ डिसाइड करेगी कि ये जो फंक्शन हो रहा है ये पॉलिटिकल है, सोशल है या अदरवाइज़ है। और मियां साहब, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बड़ी बात ये है कि जो कहा गया है कि जो एंटीक्विटीज़ प्रोटेक्टेड जो हेरिटेज है, जो वॉल्ड सिटी को ट्रांसफ़र हो गया, उसमें फंक्शन नहीं हो सकता। जो कि अदरवाइज़ है उसमें फंक्शन हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि उसमें फंक्शन नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता और यहाँ क्यों हो सकता है? तो लगता ये है कि जो रूल्स को अमेंड करने वाले लोग थे, इनके माइंड के अंदर एक कोई पर्टिकुलर पर्पज़ था, उसका मफाद आमा का पर्पज़ नहीं। यस, जो बात आपने अभी अजीज़ शेख साहब से पूछी कि क्या मकसद गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करना है, तो ज़ाहिरन तो ये लगता है कि रेवेन्यू जनरेट करना है, लेकिन इसकी बर्बादी भी होगी। यस, ये बात इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें मियां साहब सेक्शन जो 18 है ना एंटीक्विटीज़ एक्ट का, सेक्शन 18 बार करता है कि किसी भी प्रोटेक्टेड इमूवेबल एंटीक्विटी को आप उस पर्पज़ के अलावा यूज़ नहीं करोगे जो पर्पज़ उस बिल्डिंग या
जो इमारत है उसके करैक्टर या एडमिनिस्ट्रेशन या प्रिजर्वेशन के अगेंस्ट हो। तो इन सारे जो इवेंट्स हैं इनका उनकी करैक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिजर्वेशन से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, विच मीन्स कि ये जो रूल उन्होंने अमेंड किया, ये कानून सेक्शन 18 बजाते खुद इसकी इजाज़त जो है वो नहीं देती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर हैरानगी की बात है कि ये कानून रातों रात बना, पास भी हो गया और किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई, अपोजिशन भी होती है पंजाब असम्बली में, लेकिन कोई बंदा इसके ऊपर बोला नहीं है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये रूल्स बेसिकली जब रूल्स की अमेंडमेंट होती है तो उसका जो प्रोसीजर ये है कि वो प्रोविंशियल असम्बली से पास नहीं होते हैं। जब एक्ट में अमेंडमेंट होती है तो वो प्रोविंशियल असम्बली उसको अप्रूव करती है अमेंडमेंट को, जब किसी एक्ट में हो। जब रूल्स में अमेंडमेंट हो सिर्फ तो एक रूल को पंजाब असम्बली में लेकर नहीं जाएगा, नहीं, एक रूल्स को, क्योंकि वो गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन होती है कि गवर्नमेंट जब रूल्स को कैबिनेट की अप्रूवल नहीं, अगर ये कानून मुतनाज़ा लग रहा है अपोजिशन, तो इसके ऊपर कोई तहरीक तो जमा करवा सकती है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, पंजाब असम्बली में क्या मैटर ये ले जाया जा सकता है? पर इसको अदरवाइज, क्योंकि ये इसका जो मैंडेट है वो मैंडेट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट का नहीं, जो रूल्स गवर्नमेंट फ्रेम करती है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन है। जब गवर्नमेंट ने कर दिए तो गवर्नर उसकी अप्रूवल दे देता है, अप्रूवल देने के बाद फिर वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो जाता है और उसका फिर स्टेटस जो है वो कानून का ही हो जाता है। तो आपकी बात ये बिल्कुल मियां साहब दुरुस्त है कि ओपोजिशन को एज अ वॉच डॉग इसके ऊपर नज़र भी रखनी चाहिए थी और इसको अपोज भी किया जाना चाहिए था। और ठीक है, वो अगर पंजाब असम्बली में ये कानून नहीं गया और कम से कम जो एक पेशरफ्त हो रही है उसके ऊपर नज़र तो रखनी चाहिए ना। ये काम ठीक है हुकूमत ने कर दिया है और हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये मुतनाज़ है और इसके हुकूमत समझती कि शायद ये रेवेन्यू जनरेट करेगी, लेकिन इसके नुकसान भी शेख साहब बहुत ज़्यादा हैं। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। ये देखने में आया कि मुख्तलिफ और हमें हालत के ऊपर भी बता दें कि सारे कदीमा की जितने भी इमारात उसके ऊपर हुकूमत खर्च क्या करती है? बहुत क्या सियाहत के ज़रिए हम इससे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकते? मैं सब इसमें आपने अभी सियाहत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमारा मुल्क इतना ब्लेस्ड है टूरिज़म के हवाले से कि एक एस्टिमेट है कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ बुद्ध मत के जो आसार कदीमा हैं पाकिस्तान में, अगर उनकी बेहतर तरीके से मरम्मत व बहाली कर ली जाए और उनको बेहतर कर लिया जाए तो ये तकरीबन 50 अरब डॉलर से ज़ायद की सिर्फ और सिर्फ जो है टूरिज़म के जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उसके हवाले से वो सपोर्ट करेगी। इसके साथ अगर हम ये इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, वादी सिंध की तहजीब, उसके हवाले से देख लें तो जो हमारे पास यहाँ पर मींस के जो तमाम मोनूमेंट्स मौजूद हैं, जो मुकामात मौजूद हैं, पूरी दुनिया में इनकी मिसाल नहीं मिलती। तो टूरिज़्म को बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़रोग मिल सकता है। लेकिन पूरी दुनिया की अगर बात करें तो अपनी जितनी भी उनकी जो है वो हिस्ट्री है या उनके सारे कदीमा की इमारत हैं उसका बड़ा केयर की जाती है और उससे बड़ा वो रेवेन्यू वैसे सेहत के ज़रिए बड़ा जनरेट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपसे करता हूँ कि क्या हमारी सोसाइटी के अंदर जब हम इस तरह के फंक्शन होते हैं तो वहाँ पर जो खाते पीते लोग वहाँ पर सारा कुछ गंद छोड़ देते हैं, क्या ये इस काबिल इमारत हैं कि यहाँ पर कोई इस तरह का इवेंट किया जा सके? बिल्कुल भी मजबूत इमारत ये हैं तो कैसे फिर ये सारा कुछ होगा? नुकसान तो होगा। बिल्कुल ऐसे ही है मियां साहब। देखिए, गुजारिश है कि अगर संगे मरमर क्या एक स्तून है शीश महल में, वहाँ पर किसी ने खाना खाया, हलवा पूरी खाई और उसके हाथों को ऑयल लगा, वही हाथ उसने उस सतून के साथ लगा दिया, दीवार के ऊपर लगा दिया, जो उसको नुकसान पहुंचेगा उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, उसकी तलाफी तो नहीं हो सकती। सारे कदीमा जो है इंतहाई जो है ये बदकिस्मती की बात रही है। हमारी प्रायोरिटी में उनकी उस तरह से बहाली नहीं रही। हमारे लाहौर में ये लाहौर चूँकि एक बड़ा कारोबारी और तजारती मरकज़, इंतहाई अहम जो तारीखी इमारत थी उनको ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर लाहौर में ही उनको ख़त्म करके उनकी जगह तजारती और कारोबारी मराकज़ बनाए जा रहे हैं। लाहौर जो कि बड़ा रिच था, अब हम आते हैं पैसिफिक, अगर हम बात करते हैं इसकी शाही किले की बात कर ले तो शाही किले में जो सियाहत के नाम पर काम किया गया है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ वॉल सिटी अथॉरिटी और उनके तमाम तर अमले की और उनकी तमाम तर काविशों की भी, लेकिन जो तमाम तर जो इकदाम किए जा रहे हैं वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से, उन पर सवालिया निशान इस तरह से है कि हम तो उसमें देखेंगे, हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन सवाल उठाने वाला असल जो उसका कस्टोडियन है वो है महकमा आसार कदीमा, और महकमा आसार कदीमा की जानिब से मुतअद्दिद बार जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। डिपार्टमेंट तो सारे कदीम है, उसकी तमाम इमारत हैं और उनकी कंसेंट के बगैर कैसे ये कानून पास हो गया? जी बिल्कुल, असल में ये एक थोड़ा सा गोरख धंधा है। वॉल सिटी अथॉरिटी जिसके अंडर है ये तमाम तर इमारत हैं,
अब लाहौर शहर अब तो बल्कि उसको पंजाब तक वसअत दे दी गई है, वो है महकमा बल्दियात के अंडर जो है महकमा सारे कदीमा एक अलग से महकमा है। और इसके बारे में लाहौर के शाही किले के बारे में ये वफाकी जानिब से वादे तौर पर कहा गया है कि इसकी होली सोली जो ओनरशिप है वो वफाकी हुकूमत की है। 2008 में ये आई थी, जो 18वीं आईनी तरमीम आई थी, और उसमें जो है ये चैप्टर जो है आसार कदीमा का सूबों को मुंतकिल किया गया था। उससे पहले वफाकी हुकूमत की जुरिस्डिक्शन और डोमेन होती थी। तो इस सिलसिले में मैं ये गुजारिश कर रहा था वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी के बारे में, जो महकमा आसार कदीमा की जानिब से बड़ी अहम तरीन बातें जो है वो पॉइंट आउट की गई। इस सिलसिले में एक डीजी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होती थी फरीहा तजम्मुल, लाहौर हाई कोर्ट में वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी की जो रिस्ट्रिक्शन के हवाले से एक केस आया, तो पैरावाइज कमेंट्स उनकी जानिब से जमा करवाए गए जो मैंने देखे, और उसमें वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी की कारकर्दगी को बड़ा बुरी तरह से जो है वो बेनकाब किया गया था। पैरावाइज कमेंट्स जो कि अदालत आलिया में जमा करवाए गए, उसमें यह कहा गया था डीजी आर्कियोलॉजी की जानिब से कि इंतहाई भारी मशीनरी जो है उसकी तनसीब की गई पिक्चर वॉल के पास। पिक्चर वॉल ये दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है मियां साहब, ये जो लाहौर के शाही किले में पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है, वहां पर भारी मशीनरी नस्ब की गई। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो शादरा में मकबरा जहांगीर है उसके हवाले से भी जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, शीश महल को नुकसान पहुंचाने के हवाले से, और इसका दायरा कार जो है वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी का महदूद करने की सिफारिश की थी डीजी आर्कियोलॉजी की जानिब से। और अगर हम गुज़िश्ता बरस की बात करें तो गुज़िश्ता बरस भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से जो इंचार्ज हैं लाहौर की शाही किले की, उनको इस सिलसिले में तहरीरी तौर पर कहा गया था कि हवेली खड़क सिंह और जो अकबरी महल है उसमें जो डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी की जानिब से, जो तमाम तरक्याती काम या सियाहत को फरोग देने के हवाले से जो काम किया जा रहा है, उसमें जो है एंटीक्विटीज एक्ट की खिलाफवर्जी की जा रही है। क्योंकि एंटीक्विटी एक्ट ये कहता है कि आप ये काम करें लेकिन इस तरह से करें इस इमारत को नुकसान ना पहुंचे, बल्कि इसको बेहतर इसमें निखार है, बजाय इसके कि वहां पर नई कंस्ट्रक्शन कर दी जाए, बजाय वहां पर वो सफेद रंग का एक सीमेंट लगाया जाए और ये दिखाया जाए ये टूरिज्म को बहाल किया जा रहा है। तो शायद असल जो वो जो नेकेड एक दीवार थी, उस सीमेंट के बगैर, उस चूने के बगैर जो दीवार थी, वो शायद ज्यादा सियाहत को फरोग दे सकती थी, ज्यादा तारीखी अहमियत को वो जो है वो उजागर कर सकती थी, बजाय इसके कि वहां पर उसको एक लेप कर दिया जाए और ये दिखाया जाए कि बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में जो है वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी की तमाम तर जो ये काम किए जाते हैं उन पर महकमा सारे कदीमा की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है और ये पॉइंट आउट भी किया जाता है। और ये जो मामला था जिसके बाद जो है ये एक तरमीम लाई गई है इन रूल्स में, जैसे चौधरी शरीफ सलीम एडवोकेट साहब ने कहा, तो ये भी महकमा सारे कदीमा की जानिब से भी पॉइंट आउट किया गया। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो सामने लेकर आए। और डेवलपमेंट के कामों में एक और बात, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से जो है ऑडिट रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं तमाम जो वफाकी और सूबाई महकमे हैं। वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी जो कि अंडर है लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के अंडर, उससे मुतलिक जो ऑडिट पैराज ज्यादातर आते हैं, वैसे तो सफाई का ठेका और पार्किंग वगैरह से रिलेटेड भी चीजें हैं, लेकिन ये कि महंगे काम करवाते हैं क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट हर साल एक रेट्स जारी करता है कि इन रेट्स के मुताबिक पंजाब के तमाम तौर जो डेवलपमेंट काम है वो किए जाएंगे। दो बड़ी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट है, हाउसिंग डिपार्टमेंट है। इसके अलावा भी तमाम हुकूमती महकमे पाबंद होते हैं कि महकमा खाना पंजाब की जानिब से जो रेट्स दिए गए हैं उसके मुताबिक तरक्याती काम करवाए जाए। ऑडिट पैराज वॉल सिटी के बारे में आज भी अगर जो आते हैं 2024-25 की भी रिपोर्ट जो है वो गुज़िश्ता दिनों मेरे एक सोर्स ने मुझे दी है, उसमें भी वॉल सिटी के हवाले से जो मैंने ऑडिट पैराज देखे हैं, तो ये एक ठेका जो तय किया जाता है उससे महंगा क्यों दिया जाता है। जब इस सिलसिले में वॉल सिटी अथॉरिटी हुकाम से पूछा जाता है कि आपका तो तय हुआ था इतने में काम करवाना, आपने महंगा क्यों करवाया, तो उसका जवाब ये देते हैं वॉल सिटी अथॉरिटी वाले कि हम बड़ा मखसूस और खास और स्पेशल और हसास और बड़ा ही कोई मोर देन नॉर्मल एक काम करते हैं, उसके लिए बड़े जरूरी किस्म के कारीगर चाहिए होते हैं, दस्तकार चाहिए होते हैं, तो हम बड़ा बारीक काम करते हैं, बड़ा बारीक काम करते हैं, इसलिए उसके पैसे भी ज्यादा लगते हैं, इसलिए ऑडिट पैराज के साथ में आते हैं, हम उनको क्लियर करवा रहे हैं। अदरी शेख साहब ये भी साथ जरा बता दिए क्या इस कानून को या इस एक रूल को पास करने से पहले किसी तारीखदार के साथ या किसी के साथ मशवरा भी किया गया कि नहीं? मैं सिर्फ इसके बारे में तो महकमा बल्दियात या महकमा कानून के अफसरान ही बेहतर तरीके से। अच्छा, महकमा बल्दियात का इसमें कितना रोल है? महकमा बल्दियात जो है वो पेरेंट डिपार्टमेंट है वॉल सिटी डिपार्टमेंट महकमा बल्दियात है। जी जी बिल्कुल, महकमा सेक्रेटरी बल्दियात जो है उसी के अंडर तमाम तरह वॉल सिटी अथॉरिटी के मुलाजमीन आते हैं, तमाम तरह उनका अमला उनके अंडर आता है। और ये कामरान निशारी साहब जिनका भी इस्तीफा मंजूर किया गया, इनकी जो मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट हो रही थी वो भी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से आ रही है। कामरान निशारी के बारे में ये एक बात वाज़ेह है कि उन्होंने टूरिज्म के फ़रोग़ के लिए। मैं शोएब सलीम साहब से ज़रा पूछता हूँ इस मामले के ऊपर कि क्या इस एक रूल को जो मेंड किया गया है और बज़ाहिर हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं
और डिस्कस कर रहे हैं और लगता है कि इसके नुकसानात भी हो सकते हैं, तो क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है कहीं? मियां साहब, इसको बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये जो सेक्शन 18 है एंटीक्विटीज़ एक्ट का, ये उसकी वायलेशन है। आप किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग को या मोन्यूमेंट को उस पर्पज़ के अलावा यूज़ नहीं कर सकते हैं जिस पर्पज़ के लिए वो मौजूद है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मियां साहब इसमें यह भी है कि आप देखिए कि जो एलीट क्लास पाकिस्तान में है वो आपके रिसोर्सेज को और आपकी जो बाकी चीज़ों को इस तेज़ी से वो एक्सप्लॉइट कर रही है कि गरीब और मिडिल क्लास और जो एलीट क्लास है उसका फ़र्क इतनी तेज़ी से वो ख़त्म होता जा रहा है कि दीवारें खड़ी होती जा रही हैं। तो पहले तो ये होता था कि जो एलीट क्लास है वो अपने फंक्शंस किसी प्राइवेट प्लेस पर, किसी फार्म हाउस पर या कोई ऐसी बिल्डिंग जो कवर्ड हैं शादी हॉल्स में, वहाँ करवाई जाती थी। अब जब रियासत ने इजाज़त दे दी कि जो एलीट क्लास है वो फंक्शन एक रियासत की हिस्टोरिकल बिल्डिंग को रेंट आउट किया जा सकता है, और वो एलीट जो है वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्पेंड करके, शो ऑफ करके, और मतलब है आप देखो आज अब आपने शादियों पे देखा होगा कि एक तरफ तो आपने शादियों की फंक्शन के ऊपर पाबंदी वन डिश की लगा रखी हुई है कि जिसमें शो ऑफ नहीं करना। पर्पज़ ये था कि आप शादियों को सिंपल रखें। ऐसे ऐसे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें हरन मीनार और बाकी बहुत सारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो आप रेंट आउट करने का प्लान बना रहे हो, तो आप देखें वो लॉ और एक उसका समाजी पहलू ये बजाते खुद सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं। एलीट क्लास को शो ऑफ करने का, अपना पैसा लोगों को दिखाने का, ये कितनी तेज़ी से मटीरियलिज्म के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं कि ये बहुत बड़ी रेस है। क्या इस कानून एक रूल के पास होने से हम बैन अवी तौर पर बदनामी का बायस भी ये रूल बन सकता है? क्योंकि आपके जितने भी बैन अवी इदारे हैं वो हमें बजट फराम करते हैं, इस मामले के ऊपर फंड्स फराम करते हैं, क्या वो इतराज़ नहीं करेंगे कि आप कैसे ये रेंट पर दे सकते हैं? 100% वो इतराज़ करेंगे। और मेरे ख्याल में उससे पहले अगर इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, अगर वो ऑब्वियसली वो जो डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो तो ऑब्वियसली इसको वो लिटिगेशन में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो क्यों जाएंगे? क्योंकि हुकूमत ने किया है तो वो एक जो बंदा खुद उसको अमेंड कर रहा है ऑब्वियसली वो तो कोर्ट में उसको नहीं लेके जाएगा। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ऑब्वियसली हम भी एक आम बंदा जा सकता है, किसी भी बिल्कुल दायर कर सकता है, एनी सिटीजन ऑफ द स्टेट। इसके लिए किसी भी शख्स का एग्रीव्ड होना ज़रूरी नहीं है। एनी सिटीजन ऑफ द स्टेट वो पब्लिको प्रो बोनो जो लिटिगेशन है, रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है। और इस रिट के सक्सेस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे आपने अभी ये कहा कि जब ये देखें ये जो कल्चरल हेरिटेज है ये प्रोटेक्टेड है, इसमें इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आप ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स के अंदर एक पेंसिल से निशान नहीं लगा सकते, आप एक पत्थर को हाथ नहीं लगा सकते, उसके ऊपर कोई निशान, कोई तस्वीर, इस किस्म की कोई हरकत नहीं कर सकते। ये आपके एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। हाउ कम के 2000, 5000, 10,000 की अगर आप इवेंट या फंक्शन वहाँ कर रहे हैं तो उस बिल्डिंग को, दीवार को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी खूबसूरती को, उसकी प्रिजर्वेशन को नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो मेरे ख्याल में अगर आपने रेवेन्यू जनरेट करना, जो मकसद ज़ाहिरन आपका ये लगता है, तो नहीं, वो तो वैसे मैंने सवाल किया, पर्पस कुछ और ही लगता है कि इसमें जी पर्पस कुछ और ही लगता है। क्योंकि अब जैसे आपने बड़ा मुनासिब वो शेख अदरीस साहब से ये सवाल पूछा कि जब किसी रूल में या लॉ में अमेंडमेंट होती है तो एक डेलिब्रेशन होती है, तमाम स्टेक होल्डर से इनपुट लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है, उसके बाद आप ये डिसाइड करते हो कि हम इसको रूल्स को या एक्ट को क्यों अमेंड कर रहे हैं। तो आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है जिसमें आपने ये पूछा कि क्या तारीख पे लोग नज़र रखने वाले हैं, जो कल्चरल हेरिटेज से लोग वाबस्ता हैं, क्या उनका इनपुट लिया गया, उनसे फीडबैक लिया गया? अगर ये डेलिब्रेशन हुई, कब हुई, कहाँ हुई? तो इसमें जो वॉल्ड सिटीज़ के अंदर जो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, आपने उसको एक्सक्लूड क्यों कर दिया अगर पर्पज़ रेवेन्यू जनरेट करना ही था? तो लगता ये है कि किसी एक शख्स के जहन में ये रातों रात ख्याल आया और उसने ये रूल अमेंड करवा के जो उसके माइंड के अंदर चीज़ है उसको ये लगता है कि शोएब साहब के देखें बहुत सारी सिफारिशें आती हैं जी हमें यहाँ पर इवेंट करने दें, तो इन सिफारिशों की वजह से आगे जो है वो ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो बाउंड होती है कि कैसे कर दें। उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया, मुझे तो ये लगता है अब अच्छा वक्त बताएगा कि इसका क्या होता है। बहुत अच्छा आपका कमेंट है कि जो एलीट क्लास है वो ये चाहती है कि उनके जो फंक्शंस हों, अब पहले तो बात थी शादी हॉल्स की, शादी हॉल से निकले 2-3 कनाल के फार्म हाउस में चले गए, अब आप वहाँ से भी निकल के एक बहुत बड़ी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ रात का टाइम हो, म्यूज़िक हो, लाइट्स हो, और वो जितनी ब्यूरोक्रेसी है, एलीट क्लास है, बिजनेसमैन हैं, उनके फंक्शन पैसा रखने वालों की बड़ी ख्वाहिश है, वो तो इस तरह की इमारात के अंदर अपने इवेंट्स रखना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो आपने कानून बताया था इससे पहले एक्ट, उसमें तरमीम करके अब इन्होंने एक रास्ता निकाला है। लेकिन शेख साहब ये बताइएगा कि क्या
बहुत सारी ऐसी इमारत हैं जो तारीखी इमारत हैं, वहाँ जाना ममनू है, वो ख़तरनाक करार उनको दिया जा चुका है। क्या कोई ऐसी लिस्ट करार दी गई है कि ये जो है वो इमारत, इसको जो है वो रेंट आउट किया जाएगा या यहाँ पर तकरीबात का इनकाद किया जाएगा? दूसरा मुझे ये बता दें, खुदा ना खास्ता अगर कहीं कोई नुकसान होता है किसी इमारत को या कोई जानी नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये दो सवाल हैं आपसे। मियां साहब, इसमें जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें वाज़ेह किया गया है, इसमें हड़प्पा जो है साहिवाल में है, ठीक है, इसके साथ साथ शेखपुरा में हिरन मीनार है, वाह में जो बागात हैं, इसके साथ साथ जो है रोहतास का किला जो है, टेक्सला जो म्यूज़ियम है। तो इसमें अगर अलग अलग देखा जाए, वादी सिंध की तहजीब के हवाले से हड़प्पा बड़ा इम्पोर्टेंट है। इससे अगर देखा जाए बुद्ध मत का जो दौर था उस हवाले से टेक्सला म्यूज़ियम बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहतास एक बड़ा किला है, मीलों तक वो फैला है, उसकी जो सरकमफ्रेंस जो है वो कई किलोमीटर है। वाह के बागात हैं, हिरन मीनार है। तो यहाँ पर ये 10 लाख रुपए अदा करें और वहाँ पर कोई भी फंक्शन कर सकता है। इसके अलावा जो बाकी इमारत हैं उनके लिए 5 लाख रुपए की रकम रखी गई है। तो अब इसमें मेरी गुजारिश ये है कि हिरन मीनार में एक शख्स 10 लाख रुपए देता है, वहाँ पर कोई शादी का फंक्शन रख लेता है। हिरन मीनार के पास ऑब्वियसली जो 10 लाख देंगे तो वो उनकी ये कोशिश होगी वहाँ पर वो कैप्टर कॉम भी लगाए, वो जो ड्रोन कैमरे होते हैं, क्रेन भी लगाएंगे, जो कि नस्ब वहाँ पर की ही नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो प्रोटेक्टेड जो इमारत होती हैं इनके गिर्द एक बफर जोन बनाने का भी कहा गया है यूनेस्को की जानिब से, उसकी जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो कि पूरी दुनिया में लगता है ये खुफिया तौर पर जो है वो रूल इन्होंने अमेंड किया है। जी बिल्कुल, ये रातों रात ही हुआ, ये बहुत जल्दबाजी में ये तमाम तर किया गया है। तो अब वहां पर अगर एक इमारत को नुकसान पहुंच जाता है मियां साहब, हिरन मीनार को पहुंच जाता है, वाह के बागात को पहुंच जाता है, किसी भी तारीखी इमारत को पहुंच जाता है, तो चाहे उसे ऑब्वियसली अंडरटेकिंग तो लेंगे। अगर मैं भी जाता हूं दरखास्त देने के लिए, जो हम फंक्शन करना चाहते हैं, ये 10 लाख का बैंक ड्राफ्ट ले ले, वो मुझे इजाजत मिल जाएगी, ये लिखवाया जाएगा, नुकसान का मैं जिम्मेदार हूंगा, लेकिन मैं कितना नुकसान उसका मियां साहब भर दूंगा? अगर मैं हिरन मीनार को अपनी शूटिंग के दौरान नुकसान पहुंचा देता हूं, मुझे 10 करोड़ भी अगर उसका जुर्माना कर दिया जाए तो 10 करोड़ पे खर्च करके हिरन मीनार को उसकी असल हालत में वापस नहीं लाया जा सकता। रोहतास फोर्ट को नहीं लाया जा सकता। असल हालत में कैसे ला सकते हैं? बिल्कुल, वो वहां पर तो इजाजत होनी ही नहीं चाहिए। अभी देखिए इवेंट हुआ था लाहौर के शाही किले में, लाहौर के शाही किले में एक इवेंट हुआ, कॉर्पोरेट फंक्शन, वहां पर उन्होंने शादी की तकरीब कर ली। इस सिलसिले में FIR का इंदराज करवाया गया वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी की जानिब से, पर्चा दर्ज किया गया। इसके साथ साथ एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल है, 17 अप्रैल 2006 में इस सिलसिले में एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल का भी फैसला आया था। उस वक्त DG होते थे वॉल सिटी अथॉरिटी के औरिया मकबूल जान साहब। वहां पर यह बताया गया कि ऐसे ऐसे इवेंट करवाए जा रहे हैं, तो DG ने वहां पर खड़े होकर अंडरटेकिंग दी थी कि आइंदा ऐसे कोई भी यहां पर किसी भी किस्म का फंक्शन, किसी भी किस्म का, ये वाजे है एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल का ये जो 17 अप्रैल 2006 का जो फैसला, उसमें ये फैसले में ये वाजे किया गया है किसी भी किस्म का कोई भी इवेंट लाहौर के शाही किले में नहीं करवाया जाएगा। और ये भी उसी फैसले में लिखा हुआ है कि 30 करोड़ में जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। तो रकम तो बहुत लगती है। अब इस सिलसिले में यूनेस्को जो है वो रकम दे रहा है लाहौर के शाही किले और जो है उसके शालामार बाग के लिए। इसके साथ साथ नॉर्वे की हुकूमत है वो भी इस सिलसिले में फंड देती है। आगा खान फाउंडेशन के साथ आप कहीं फंड्स बंद ना कर दिए जाएं, खतरा तो है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये भी एक मामला क्लियर कर दें, वाज़ह कर दें, आपको बखूबी इसका पता होगा, आप इस पर काम भी कर रहे हैं, कि ये नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा अगर कोई होता है किसी इमारत का, और जो है वो फंड्स वो किधर जाएंगे? कलेक्शन जो पैसे इकट्ठे होंगे इसके ज़रिए जो इमारत किराए पर दी जाएंगी, उसके पैसे महकमा सारे कदीमा रखेगी, महकमा सियाहत रखेगा या महकमा बल्दियात के पास जाएंगे? नुकसान कौन पूरा करेगा? बजट कौन रखेगा? ये रकम तो जिस डिपार्टमेंट के अंडर वो एक स्पेसिफिक बिल्डिंग है, अगर सारे कदीमा के पास है उसका कंट्रोल, तो वो सारे कदीमा उनका कंसोलिडेटेड जो अकाउंट होता है उसमें चले जाएंगे, कौमी खजाने का वो हिस्सा बन जाएंगे। करोड़ों अरबों कमा सकते हैं वैसे इसके जरिए। मेरा सब मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि ये जो इमारत हैं ये शायद करोड़ों अरबों में इनकी वैल्यू नहीं है। बिल्कुल, इनको अगर वैल्यू हम इसमें नहीं, उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। यूनेस्को की अगर बात की जाए तो इसकी जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल जो वैल्यू है OUV जिसको कहा जाता है, उसके मुताबिक तो अच्छा, इसको ऐसे हम कर लेते हैं कि जैसे अस्पताल और स्कूल आउटसोर्स कर रहे हैं, तो क्या ये सारे कदीमा की ये तारीखी इमारत आउटसोर्स तो नहीं कर दी गई? ये बड़ा ही एक अहम तरीन सवाल है और इस सिलसिले में मुझे याद है तो हर महकमा जो है वो आउटसोर्स कर रही है। इसमें मैं शोएब साहब आप इसके ऊपर कोई रोशनी डालें? मैं इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि जो इन्होंने रूल अमेंड किया उसके साथ एक शेड्यूल C इन्होंने वो लगा दिया। शेड्यूल C में इन्होंने मॉन्यूमेंट्स के नेम लिखे और साथ उसका रेट भी बता दिया कि इस रेट पर आप फंक्शन वहाँ करवा सकते हैं।
अब पहला वहाँ लिखा है कि टेक्सला म्यूज़ियम कैंपस, ये 1 मिलियन आपने पे करना है फंक्शन का, 1 मिलियन। फर्स्ट डे ड्यूरिंग ओपनिंग आवर्स वो ये कहते हैं कि ये होगा 2 लाख। और मियाँ साहब इसमें नाइट फंक्शंस भी हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, उस शेड्यूल के अंदर ये लिखा हुआ है कि वाह गार्डन टेक्सला, ये भी 1 मिलियन है। फर्स्ट नाइट टाइम बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग RS 2 लाख लिखा हुआ है। और उसे अगली रात जो है वो उसका मतलब महसूस ये होता है। और ऐसे ही बाकी भी शेखुपुरा का भी है, हरन मीनार है, हड़प्पा वाला है, रोहतास फोर्ट, जेलम वाला, ये रेट्स भी वहाँ लिखे हुए हैं और नाइट के फंक्शंस भी इन्होंने वहाँ अलाउ किए हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर शादी है तो वो नाइट मीन्स कि वो 9 बजे 9:30 बजे वो फंक्शन ख़त्म हो जाता है, 10 बजे। अब नाइट फंक्शन से आपकी क्या मुराद है? और ऊपर लिखा हुआ है कारपोरेट फंक्शन। नहीं, ये तो फिर वो दूसरी जो है वो कानून जो पंजाब हुकूमत का है कि एक 1 डिश और दूसरा कोई गालबन टाइम 10 बजे का है, उसके बाद शादी हाल को बंद कर दिया जाता है। उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे? मतलब एक कानून आपको नाइट फंक्शन इजाज़त दे रहा है जिसमें आपने 1 मिलियन समथिंग, मतलब है कि वो मॉन्यूमेंट्स या हिस्टोरिकल साइट्स को आपने पे करना है। नाइट से मुराद होल नाइट, फिर पूरी रात फंक्शन होल नाइट उसमें स्पेसिफाई नहीं है। नाइट मींस नाइट, और उसके आगे उन्होंने लिखा है वो नाइट मीन होल नाइट। आप पूरी रात का भी फंक्शन जो है वो वहाँ रख सकते हैं। तो अब जो बाकी लॉज जैसे आपने कहा कि वो 1 डिश वाला कानून है या 10 बजे के बाद फंक्शंस वहाँ नहीं होंगे, तो एक कानून इजाज़त दे रहा है, दूसरा कानून इजाज़त नहीं दे रहा, तो ये दोनों कवानीन सेल्फ कंट्रडिक्टरी हैं। उस सूरत के अंदर कौन ऐसी आसार कदीमा में दाखिल होकर पुलिस जा सकती है? क्या पुलिस को इजाज़त होगी 1 डिश की वायलेशन चेक करने? क्या पुलिस को इजाज़त होगी कि 10 बजे के बाद लाइट्स ऑफ कर दे? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब ठीक है। अगर ये पॉलिसी वक्त बता देगा, अगर नुकसानदेह साबित होती है तो वापस लेने का क्या तरीक़ेकार होगा? उसमें वापस लेने का सिंपल है, जब ये रूल अगर ये कोर्ट का लदम इसको इलीगल डिक्लेयर कर दे कि क्योंकि ये कंट्राडिक्टरी टू, फर्ज करें कोर्ट में कोई नहीं जाता और चैलेंज नहीं करते, और ये वक्त के साथ साथ महकमे खुद ही कुछ साहस होता है कि ये जो रूल मेंड किया गया ये गलत किया इसके दो ही मियां साहब इसकी 2 ही सूरतें हैं, या तो ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको इलीगल डिक्लेयर कर दे इनकंसिस्टेंट विद, या फिर दोबारा अमेंड किया जाए, या दोबारा मतलब है कि लॉ खुद ब खुद गवर्नमेंट उसको अमेंड करके ये रिपील कर दे या इसको ख़त्म कर दे। 2 ही सूरतें, तीसरी सूरत इसकी कोई नहीं। अदरीश शेख साहब, वाल सिटी के अंडर जो इमारत है वो इसमें शामिल नहीं है? जी, वो इसमें शामिल वो क्यों नहीं है, ये क्या वजह है? जी, इसमें ये जो कानून में तरमीम की गई है, और ये तरमीम उसी वक्त में आई है जब वॉल सिटी की जो रिस्ट्रिक्शन में जो इमारत हैं उनके हवाले से अदालती आलिया में केस चल रहा था। तो ये जो प्रोविजन है उसमें ये कहा गया है कि ये जो दीगर जो मुकामात हैं उनके हवाले से तो आप रकम दे और इवेंट्स करवाएं, ये जो है वो इसमें शामिल नहीं है। हाई कोर्ट का केस यहीं पर केसेस के हवाले से था और वो माफ़ी भी उसमें मांगी जाती है कोर्ट से, और इस सिलसिले में जो है वो अदालती आलिया फराग दिली का इस सिलसिले में मुजाहरा करती है, उनकी माफ़ी मांग ली जाती है, केसेस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, और उसको भी चैलेंज करने का इंदिया दिया गया है उन पटिशनर्स की जानिब से जो कि ये कहते हैं कि वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से इन्हीं इमारत को जो है वो नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अब इसमें एक अहम तरीन बात यह है मियां साहब कि वॉल सिटी अथॉरिटी ये जो तमाम तर तज़ीनो रैश के ये तमाम तर जो काम कर रही है, इनके बारे में एक पंजाब के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का एक डायरेक्टोरेट है जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन, 3 प्रोजेक्ट्स के हवाले से मुझे बहुत अच्छी तरह से याद, मैंने इसको रिपोर्ट भी किया। 3 रिपोर्ट्स जारी की गई DGME की जानिब से, एक लाहौर के शाही किले के बारे में थी, एक मस्जिद वजीर खान के बारे में थी, और एक जो रॉयल ट्रेल है जो शाही गुजरगाह है दिल्ली दरवाजे से जो मस्जिद वजीर खान से होते हुए शाही किले तक जो रास्ता जाता है, तीनों के बारे में। शाही किले के बारे में जो रिपोर्ट जारी की गई DGME की, उसके बारे में यह बताया गया कि नाकस तरीन तमाम तर काम किए गए हैं, वो जो इमारत की तारीखी अहमियत है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। मस्जिद वजीर खान के बारे में जो DGME की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई उसमें भी ये वाज़े तौर पर कहा गया कि जो पानी का निकास है, पानी का जो होता है जो कि अंदर ही वो बिल्डिंग की बुनियादों में जा रहा होता है, वो आम घरों को नुकसान पहुंचाता है, तो जो ऐसे शाहकार हों फन्ने तामीर के उनको भी नुकसान पहुंचा रहा है। उसके हवाले से ये DGME की रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद वजीर खान में वो जो पानी गुजरा उसका अभी तक वो उसको नहीं वो रोक सकी वॉल सिटी अथॉरिटी, और प्रोजेक्ट्स भी बहुत जो है वो सुस्त रवि का शिकार हैं। जैसे ये रॉयल ट्रेल के हवाले से बताया गया
दिल्ली दरवाजे से जब हम एंटर होते हैं। मैं ये बात लाजमी साथ इसमें ऐड कर दूं, टूरिज्म का फ़रोग दिया वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी ने, लेकिन जो हकीकत है वो भी सामने आनी चाहिए कि वो जो राइट लेफ्ट जो हमें वो मुख्तलिफ इमारत जो है वो नज़र आती हैं, लकड़ियों के वहाँ पर तख्ते लगे हुए हैं, दरवाजे लगाए गए हैं, डार्क ब्राउन कलर उनको पेंट किया गया है। तो उसके बारे में DGMA की रिपोर्ट ने ये बताया कि एवरीथिंग इज कॉस्मेटिक, ये बनावटी है तमाम का तमाम। लकड़ियों के सिर्फ और सिर्फ वहां पर डब्बे लगा दिए गए हैं और उनको रंग कर दिया गया है। जो असल में वहां पर इमारत, वो जो असल लकड़ी वहां पर इस्तेमाल की जानी थी, जिस तरह से उन इमारत को बहाल किया जाना था, जिसके जो तमाम अरबों रुपए के फंड्स लिए गए, उस तरह से नहीं किया गया। शेख साहब, इन ये जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं DGMI की, इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी होती है? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में अब ये पूरी एक टीम जो है वो बनती है और वो मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको जाकर इंस्पेक्शन करती है, वहां पर देखती है, उसकी फंडिंग देखती है, नकायस देखती है, SOP रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक काम हो रहा नहीं हो रहा उसको भी तमाम तर नोट किया जाता है, अपनी ऑब्जर्वेशन देती है DGMA, उसके साथ साथ रिकमेंडेशन भी की जाती है। और ये PND की जानिब से मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है उनके सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को भेजी जाती हैं उन रिकमेंडेशंस के साथ, उन रिकमेंडेशंस के ऊपर अमल भी किया जाए, लेकिन ताहाल लगता है इस सिलसिले में अमल नहीं किया जा रहा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बता दें कि क्या जितनी भी ये तारीखी इमारत हैं, जब इसमें तकरीबात का सिलसिला शुरू होगा, जब ये इसकी बुकिंग होगी तकरीब की, उस दौरान क्या आम आवाम वहाँ पर जाना उसका ममनू होगा? मैं साहब, जो बंदा 10 लाख रुपए देगा वो कहेगा ये इलाका मेरा है, वो कोई ना कोई उसको वो कनाते भी लगाएगा, चले हवा में खड़ा कर लेगा, कील ठोकने की तो उसको इजाजत नहीं है, वो शायद ठोक भी ले, उसको पूछने वाला अच्छा नहीं, लेकिन इसमें कोई भी नहीं बहुत होगा। सारे ऐसे विजिटर भी होते हैं जो फॉरेनर विजिटर होते हैं, वो आते हैं तारीखी मुकामात को देखते हैं, उनको फिर उस दिन कहा जाएगा कि आज ये यहाँ अगर पर आप तकरीब है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे इजाज़त दे तो मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ। ये आपका क्वेश्चन अगेन बड़ा रेलिवेंट है कि अगर लॉ एक आम शख्स को इजाज़त देता है उस मॉन्यूमेंट को या हिस्टोरिकल बिल्डिंग को विज़िट करने का, या आपका फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, पता चल रहा है कि इस बिल्डिंग की तो 5 दिन के लिए बुकिंग है, दिन और रात के लिए भी, तो क्या आपका ये बड़ा क्वेश्चन रेलेवेंट है कि क्या उस सूरत में वो जो आम शख्स है या फॉरेन डेलीगेशन है, क्या उसको एक्सेस दी जाएगी? तो मेरे ख्याल में रूल्स अभी खामोश है, इसमें बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशन आएगी, क्योंकि वो जिसने बुकिंग 1 मिलियन की पे करके बुकिंग करवा रखी हुई है, वो तो इजाज़त नहीं देगा एक आम आदमी को आके वो मतलब उसके फंक्शन के अंदर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। फंक्शन वो ऑब्वियसली वो प्योरली उसकी प्राइवेसी होगी, या फॉरेन डेलीगेशन को विजिट करे कि वो किसी का प्राइवेट फंक्शन आके विजिट करे। तो ये सब, ये सारी कॉम्प्लिकेशन जब ये इसकी एग्जीक्यूशन होगी तो ये मुमकिन है कि गवर्नमेंट इसको सब्सिक्वेंट तो ये कुछ करे। जितने सवाल मैं कर रहा हूँ, जो आपने जो सवाल उठाए, क्या अथॉरिटी ने या कानून पास करने वाले महकमे ने ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है? इसमें मैं या आपका ये क्वेश्चन, इससे पहले एक और बात ऐड करना चाहूँगा। इससे पहले आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि इसमें जो वॉल्ड सिटी के पास एंटीक्विटीज़ की प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बीच में शामिल क्यों नहीं किया गया? तो इसमें ये सब होना तो ये चाहिए था कि अगर आपका पर्पज़ रेवेन्यू जनरेट करने का है तो जो वॉल्ड सिटी की मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई, ये वहाँ भी परमिशन होनी चाहिए थी, और एंटीक्विटीज़ एक्ट के तहत जो प्रॉपर्टी है उसमें भी परमिशन होनी चाहिए थी। अब ये जो वॉल्ड सिटी अथॉरिटी है, अथॉरिटी मीन ये कई इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि बल्दियात के अंडर आ रही है। जब ये आसारे कदीमा वाले इस रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करेंगे तो जो प्रॉपर्टी उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती वो उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगेन क्वेश्चन यही था कि अगर रेवेन्यू जनरेट करना ही पर्पज़ था तो आप दोनों को इजाज़त दे देते। अब दोनों को इजाज़त ना देने का मतलब जो मुझे महसूस होता है कि यूँ है कि वॉल्ड सिटी वालों की अप्रोच डिफरेंट थी, इस डिपार्टमेंट वालों की अप्रोच जो है वो डिफरेंट थी। आपने आधी प्रॉपर्टी में फंक्शन अलाउ कर दिए और आधी प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी में फंक्शन अलाउ नहीं किए। तो अगेन ये क्वेश्चन मार्क है, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? बिल्कुल ठीक। शेख साहब ये बताएंगे कि ऐसी कोई मनसूबाबंदी नहीं है हुकूमत के पास कि ये जितने भी जो है वो इमारत तारीखी अपने वसाइल से या ये खुद कफील हो जाएं, या सिर्फ यही एक हाल था कि इसको रेंट आउट कर दिया जाए? सब इसमें मैं एक और किसी दूसरे मुल्क की मिसाल देता हूँ कि वहाँ पर एक बड़ी एक अहम तरीन इमारत, बल्कि दूसरे ममालिक की अगर बात करें तो वहाँ पर तारीखी इमारत में स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटियाँ भी बनाई जाती हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन साथ ये भी है कि उनका ख्याल भी रखा जाता है, वहाँ पर लोगों को एजुकेट भी किया जाता है। जो एक तारीखी इमारत होती है उसके इर्द गिर्द बफर जोन जो बनाने का जो है वो भी सिलसिला बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन ये भी होता है कि किसी को दीवार में कील तक ठोकने की इजाज़त नहीं होती। ऑरेंज लाइन ट्रेन की हमने इस प्रोग्राम के शुरू में बात की, तो अगर शालामार बाग को देखा जाए, ऑरेंज लाइन ट्रेन का वो जो पूरा एक रूट बनाया गया है, बड़ा अहम तरीन प्रोजेक्ट है, और जो है ये
अवामी पब्लिक जो है ये होनी चाहिए, अवामी जो है सफरी सहूलत शहरियों को सस्ती और बैनुल-अक़वामी जदीद तरीन मिलनी चाहिए, लेकिन सकाफती विरसे की हिफाजत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में यूनेस्को जो है इस सिलसिले में उनकी जानिब से विजिट मांगा गया जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू, बल्कि उससे भी तो कुछ पीछे जाते हैं। उस वक्त डीजी होते थे सलीमुल हक साहब, महकमा आसार कदीमा के, उनकी जानिब से ये कहा जाता है, क्योंकि ये हाई कोर्ट में भी केस रहा, उनकी जानिब से एनओसी नहीं दिया गया था, उनको तब्दील कर दिया गया, नए डीजी आए, एनओसी दे दिया गया इन्हीं तारीखी इमारात के हवाले से, उसी एंटी इक्विटीज एक्ट 1975 के हवाले से। इस सिलसिले में यूनेस्को के जो है मिशन में आना था, उनको जो है इस सिलसिले में इजाजत नहीं दी गई थी, वो यहां पर आए। उसके बाद उनकी जानिब से यह वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ये जो ट्रेन यहां से गुजरेगी वही आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू जो है शालामार बाग की, उसको नुकसान पहुंचेगा। अब ये अगर उस जगह पर, अगर उस मुकाम पर देखें शालामार बाग के बाहर जो वो पिलर्स लगाए गए हैं, उसके बिल्कुल नीचे अगर देखा जाए तो वो हाइड्रोलिक वाला उसका स्ट्रक्चर है शालामार बाग का, जिसके बारे में कहा जाता है वहां पर पानी किस तरह से आता था, कैसे आता था, आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिल सका। तो जब ये इस सड़क को जो है इसकी तोसी की गई थी, उस हाइड्रोलिक सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया गया था। ये कहा गया था यूनेस्को की जानिब से कि इसके इकदाम करो, और अदालत उस्मा ने जब इस मनसूबे को मुकम्मल करने की इजाजत दी थी तो ये वाजे किया गया था कि सिलसिले में पंजाब हुकूमत जो है वो इकदाम भी करे। अब वाइब्रेशन जो है उस ट्रेन के गुजरने की, वाइब्रेशन उसको स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाती है। शालामार बाग फन तामीर का वो शाहकार है जो कि इसकी मिसाल नहीं है दुनिया में, वाइब्रेशन उसको नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम बात है, इसके ऊपर भी मेरे एक रिपोर्ट आई थी डीजीएमआई की। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में ये रिपोर्ट आई थी और ये उसमें ये तमाम तर पॉइंट्स जो है वो नोट किए गए थे। अब शालामार बाग को अगर हम देख लें, बफर जोन तो हम वहां पर बना नहीं सके, हम इतने सीरियस हैं। इसी से एक और सवाल साथ ले लें कि सालों से हम जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से या इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी तंजीमों से हम जो है वो फंड लेते हैं और इसकी रेनोवेशन का सिलसिला जारी रहता है इन तारीखी इमारात का, लेकिन आज तक जो है वो ये अपनी असल हालत में नहीं आ सके। दूसरा, वाल सिटी को बनाने का पर्पज़ भी यही था कि इन जो जितनी भी सारे कदीमा की इमारात हैं इनका ख्याल रखा जाए और इनको हालत में बरकरार रखा जाए। ये सब इंतहाई इज्जत के साथ और इंतहाई मादरत के साथ मैं इस सवाल का जवाब उसके इब्तिदा में आपसे एक सवाल करूंगा, पोलियो वायरस क्यों मिल जाता है हर 5, 7, 8 माह के बाद? वो किसी न किसी नाले से कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से निकल आता है, तो इंतहाई इज्जत के साथ है। किस तरह का मामला, जब तक ये प्रोजेक्ट चलते रहेंगे, जब तक के बाहर के वो मामला चलते रहेंगे, तब तक ये प्रोजेक्ट। अच्छा, तरीका ये है कि बस ये पैसे वसूल करने के लिए हमारा प्रोजेक्ट चलता रहे और ये सिलसिला चलता रहे। जी बिल्कुल, ये मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज हैं, मुख्तलिफ जो। शोएब साहब ये बताइए कि क्या कोई भी शख्स 10 लाख रुपया देकर किले को सारी रात के लिए रेंट पर ले लेगा? जी या फिर कोई एक मखसूस जगह होगी पूरे किले को, या कोई मखसूस जगह होगी? नहीं, वो और उसकी मर्जी होगी, फिर कोई दूसरा शख्स वहां पे नहीं जा सकेगा। जो एनेक्सचर सी अटैच किया हुआ है उसके अंदर ये लिखा हुआ है लाहौर फोर्ट, बिल्डिंग हिरन मीनार शेखुपुरा, आगे ये नहीं लिखा हुआ, तो हम उससे यही समझेंगे, तो फिर वाज़ेह नहीं है। हम यही समझेंगे जो जैसा आप कह रहे हैं, हिरन मीनार मीन्स वो उसकी जितनी भी प्रेमिसेस अवेलेबल हैं वो रेंट आउट उस वो 2। लेकिन शोएब साहब, जब कानून खामोश हो तो फिर क्या करना होता है? वाज़ेह बात ना हो तो फिर अथॉरिटी अपनी मर्जी करती है। जी, जहां मतलब उसको बोलते हैं ग्रे एरिया, कि जहां प्रॉपर या वाज़ेह कोई यानी ये एक रास्ता है, नहीं है, एक रास्ता है इनके पास नवाजने के लिए है, और ये बहुत बड़ा इन्होंने ये रास्ता कह लें कि वो खोल लिया एलीट क्लास के लिए। वैसे भी मियाँ साहब, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इनको अपने आसार कदीमा से बहुत ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं है। ये आपको पता है इंटरनेशनली, क्योंकि हम बहुत सारे जो के सिग्नेटरीज़ हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके तहत भी एक मुल्क के ऊपर ये पाबंदी होती है कि आपने आसार कदीमा को सेफ़ रखना है। अगर उनके ऊपर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, गरीब ममालिक हैं, जैसे हमारा मुल्क जो है ऑब्वियसली वो हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, अगर उनके ऊपर ये कंडीशन ना लगाई गई होती तो ये जितने आसार कदीमा इसके ऊपर प्लाजे बन जाने थे, दुकानें बन जानी थी, पता नहीं कब का कब्जा हो जाता। सिर्फ मजबूरी ये है कि आपने मतलब यूनेस्को ने अगर ये कहा है कि जी ये आसार कदीमा है तो आपने प्रोटेक्ट करना है, तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल स्टेट हमने उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये कुछ चीज़ें इस तरह की रखी हुई हैं। वरना आम गरीब आदमी को अगर आप बहुत कीमती तोहफा दे तो वो तो दूसरे दिन बेच के तो वो मतलब नशा खा लेगा। शेख साहब, इस कानून के ऊपर कब से अमल दरामद शुरू होना है? यानी कि कब से जो है वो शहरी, अगर किसी ने वहाँ पर वलीमा रखना है तो वो कब से 5 या 10 लाख देकर इस तारीखी इमारत के ऊपर जो है वो अपना वलीमा या तकरीब रख सकता है? ये सब इसका गजल नोटिफिकेशन हो गया और उसके बाद तो अब जिस दिन जिसका जो दिल चाहे वहां पर वो फंक्शन भी कर सकता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है।
ये रूल तो पास हो गया, लेकिन जिम्मेदारी आपकी इसलिए बढ़ गई है कि अब आप चूंकि जर्नलिस्ट है, आपने तो देखना है अब इसका आगे होता क्या है, क्योंकि आगे बड़ा कुछ होता दिखाई दे रहा है मुझे। मेरा साहब वैसे तो मैं शाही किले में, हिरन मीनार में, इस जगह पर जो तमाम तर चीज़ें हैं वहाँ पर अगर कोई मैं कवरेज के लिए जाना चाहता हूँ, रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ, स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, तो मैं जिस वक्त मेरा दिल करेगा, जब तक कि रिटर्न कोई पाबंदी ना हो, कोई जर्नलिस्ट जाके रिपोर्ट कर सकता है, सारा कुछ ये उसका इस्तेहकाक है कानून के दायरे में रहते हुए। लेकिन जब किसी का वहाँ पर अब कोई अपने बच्चे की सालगिरह का इवेंट वहाँ पर कर रहा है, या कोई जैसे आपने बताया मेहंदी का फंक्शन हो रहा है, कोई बारात आ रही है केला रोहतास में से गुजरती हुई, हिरन मीनार उन्होंने वो रखी है, मेहंदी रखी है, और वो जो बाग के बागात है वहाँ पर उन्होंने वो वलीमा रखा हुआ है। इजाजत नहीं होगी जी, वो ऑब्वियसली वो कोडल फॉर्मेलिटीज, पैसे अगर आपका पैसा है लेकिन इजाजत नहीं होगी, लेकिन वो देखिए मखसूस लोग जी वो होंगे। अब देखिए एक बंदे ने ये तमाम तर इवेंट्स रखे, हिरन मीनार उसने वो मेहंदी का फंक्शन रख लिया है, वहां के बागात में बारात आनी है और रोहतास में वो वलीमा कर रहा है, तो जब एक फैमिली का वहां पर इवेंट होगा तो मैं तो उसको मॉनिटर नहीं कर सकता, और ये मेरी अखलाकी भी इसमें हदूद क़यूद हैं कि मैं वहां पर उस फंक्शन में जाकर उसको चेक नहीं कर सकता। हाँ, जिस हुकूमती महकमे की वो मलकियत में या उसकी जिम्मेदारी में वो वाला स्पेसिफिक तारीखी मुकाम है, TGMI की रिपोर्ट बन जाएगी शेख साहब, लेकिन रिपोर्ट्स तो बनती रहती हैं साहब। मतलब ये ईदैन आती है, ये 14 अगस्त है, तो आपको पता है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे विजिट सच हिस्टोरिकल साइट्स। बिल्कुल ऐसा अगर मैंने वहाँ फंक्शन रखा हुआ है और मैंने 5 दिन की बुकिंग या 4 दिनों की बुकिंग करवा ली हुई है, तो हिरन मीनार तो क्लोज हो जाएगा फॉर द पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि ईद का दिन है, हजारों लोग अपने बच्चे, छोटे बच्चों को लेके आएंगे कि आपको हिरन मीनार शायद इतना तो वो हमारे लिए कर दें आम के लिए कि ईद के दिन वो कह दें कि जी आज बुक, लेकिन कानून में तो ये नहीं लिखा हुआ ईद वाले दिन वो नहीं इजाजत देंगे, जो बंदा आया वो तो कानूनी तौर पर पाबंद होंगे उसकी बुकिंग करने के लिए, क्योंकि तो कानून उनको इजाजत दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें ये नहीं लिखा गया, ये नहीं लिखा उसमें कि ईद के दिनों में नहीं, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आपने बुकिंग करवानी है, वो परमिशन दे दी तो दे दी, तो आपने ऑक्यूपाई पब्लिक प्लेस कर ली, 10 लाख रुपया दे के कर ली, तो बेशक आप, और वो वाला कोड ऑफ लॉ जा सकता है, वो अदालत में जाकर देखे जी मैंने 10 मेरा लाख जमा बुनियादी राइट करवाया, है तो उस तरह इन्फ्रिंज होगा उसका राइट, तो वो तो कहेगा मुझे अंदर जाने दीजिए। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, इख्तिताम पर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि जी हमें हमारे जो आसारे कदीम है उनकी वैल्यू करनी चाहिए, और इस सिलसिले में जो है शख्स से किसी फ़र्द वाहिद के लिए कानून साजी कतई तौर पर नहीं करनी चाहिए। हमारे ये जो कीमती असासे हैं उनकी हमें बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। हुकूमती महकमों की तो जिम्मेदारी है, ये हम आवाम की भी जिम्मेदारी है कि हमें चाहिए हम इनको बेहतर तरीके से जो है वो इनकी हिफाजत करें। महकमों या अफसरान की इसलिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है मियाँ साहब कि उनके पास एक अथॉरिटी होती है, वो इस सिलसिले में उनके पास पार होती है, उनके जहन में कोई भी एक बेहतर जो है वो सजेशन है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। आम लोग तो सोच ही सकते हैं। तो मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि ऐसे कवानीन जो पास किए जाते हैं उनको पास करने से पहले एक सिविल सोसाइटी को भी इस सिलसिले में एक बहस करनी चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को लेना चाहिए इस सिलसिले में डिस्कशन में, ताकि और अपोजिशन को भी जागना चाहिए। जी बिल्कुल जागना चाहिए। बिल्कुल शोएब सलीम साहब क्या कहेंगे इख्तिताम पर? मैं तो मियाँ साहब ये कहूँगा कि जो पर्सन स्पेसिफिक या कम्युनिटी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, इसका रवाज पाकिस्तान में बहुत आम होता जा रहा है। लेजिस्लेशन का प्राइमरीली पर्पज़ ये है कि वो पब्लिक एट लार्ज के लिए ऑन इक्वल फुटिंग की जाए। जब आपने वेल ऑफ पीपल को या लीड क्लास के लिए लेजिस्लेशन की और जो आम आदमी है उसको वो डिप्राइव कर दिया, तो ये ऑब्वियसली ये उसके फंडामेंटल राइट्स के भी अगेंस्ट होगा। सेकेंडली, टूरिज्म में पूरी दुनिया के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और बहुत से ममालिक से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है पार्टीशन से पहले जब अंग्रेज़ सरकार यहाँ आई, बहुत सारी बिल्डिंग्स क्रिएट की गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो हमारे पास एक इंडस वैली का सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा कल्चरली रिच एक हेरिटेज मौजूद है। हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसको कमर्शियल बेसिस पर इस तरीके से बेतौकीर नहीं करना चाहिए। अभी तक हम वो अपनी डांसिंग गर्ल नहीं बुला सके, वो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बड़ा अहम तरीन मोनूमेंट था, जैसे प्रीस्ट किंग है, जैसे वो कार्ड है, तो वो एक डांसिंग गर्ल एक बड़ा अहम तरीन मोनूमेंट है, वो भारत गया था, वो नहीं आज तक ये सारे। बहुत शुक्रिया अदरी शेख साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी शोएब सलीम साहब, आपने तफसीलन इसके ऊपर बात की। नाज़रीन, मामला यही है कि रातों रात एक रूल अमेंड किया और एक ऐसा रास्ता रखा गया कि इंतहाई जो है वो तारीख़ी हामिल की ये जितनी भी इमारत हैं वहाँ पर आप तकरीब रख सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास पैसा हो और सिफारिश भी हो। अब देखते हैं कि इसका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, क्या हुकूमत का पर्पज़ क्या है या महकमा का मुतलका महकमा का क्या पर्पज़ है, ये वक्त बताएगा। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।